हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ डिटेल लेक्चर की भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस में बात करने जा रहे हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। चाहे आप किसी भी लेवल पर आप अकाउंट्स पढ़ें, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो जरूर करें, क्योंकि जो भी हम डेली क्लास अपलोड करते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता है। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दैट मीन्स पार्टनरशिप की कुछ बेसिक बातें जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 12th ऑनवर्ड्स, इसी पर हम कुछ एमसीक्यू आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी क्लास 12 सीयूईटी, बीकॉम, बीबीए, टीजीटी, पीजीटी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर जगह ये पूछी जाती हैं। तो चलिए आते हैं आज की क्लास पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है। और बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के इनमें से कौन से फीचर्स हैं। अगर हम एक छोटा सा जर्नल डिस्कशन करें तो आपको पता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत होती है। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। और उसके बाद वो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे उस प्रॉफिट को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट, ऐसा वो एग्रीमेंट करते हैं। बिजनेस सभी लोग भी चला सकते हैं या सबकी तरफ से हम किसी एक या दो पार्टनर को भी ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो बिजनेस को रन करें। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है। दो या दो से ज्यादा लोग एग्रीमेंट के साथ जब बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग होती है फिक्स रेशो में। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो एज पर दी पार्टनरशिप डीड आपका पीएसआर डिसाइड होगा। और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बराबर माना जाएगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सब चलाएंगे या सब लोग मिलकर किसी पर्सन को ऑथोराइज भी कर सकते हैं कि वो पार्टनरशिप बिजनेस रन करे। तो बेटे ये तीनों ही फीचर्स पार्टनरशिप के हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर होता है पॉइंट डी। ऑल ऑफ दी अबव आर दी करेक्ट आंसर्स। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। बेटे ऐसे क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करते हैं। एक्सेप्ट मतलब बाकी सब तो हैं, कोई एक इसमें से पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात एक अलग है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। आपको पता है रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। बेटे ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलना चाहिए। बेटे इक्वल शेयर पार्टनर को तब मिलना चाहिए व्हेन डीड इज साइलेंट। जब डीड में कुछ नहीं लिखा, जब डीड साइलेंट है। ठीक, अगला देखिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। बिल्कुल ठीक बात है।
बेटे किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर आप कोई सपोज करिए चैरिटेबल काम के लिए करते हैं, या बस आप ऐसे ही मिलकर कोई एसेट परचेज कर लेते हैं, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर पार्टनरशिप की बात हो रही है तो बिजनेस होना जरूरी है। तो इसका मतलब बिजनेस, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। उसके बाद तो गड़बड़ किस पॉइंट में, पॉइंट नंबर सी में। ऐसा कहीं नहीं है कि इक्वल शेयर ही होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ माइनर, बेटे माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है उसको हम माइनर कहते हैं। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्या माइनर को पार्टनर बना ही नहीं सकते आप? आगे चलते हैं। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अभी हमने पढ़ा है, बस पहली बात तो ये कहता है माइनर को पार्टनर ही नहीं बना सकते। दूसरे को कहता है कि माइनर को आप केवल फायदों में अपना पार्टनर बना सकते हैं। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम एज द अडल्ट पार्टनर। कह रहे हैं आप पार्टनर बना सकते हैं और उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स बिल्कुल कैसे होंगे, एक अडल्ट पार्टनर जैसे होंगे। नन ऑफ दी अबव। तो बेटे ये जो एमसीक्यू है ये एक फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू है, जो पार्टनरशिप डीड में, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई बात है कि आप माइनर को पार्टनर बना तो सकते हो, लेकिन केवल बेनिफिट्स के लिए। अगर कुछ भी लॉस होता है तो माइनर लॉस का भागीदार नहीं होगा। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल बेनिफिट्स के केस में, लॉस के केस में नहीं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि माइनर को पार्टनर आप बना सकते हैं लेकिन केवल बेनिफिट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल किसको बोलते हैं? बेटे ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं, दिखावा करने वाले वो पार्टनर होते हैं जो केवल ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं पार्टनर हूं इस फर्म का, लेकिन एक्चुअल में वो फर्म के पार्टनर भी नहीं होते, फर्म में उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, और फर्म में वो कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करते। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए कि मैं किसी की बिजनेस में, ऐसे किसी की मैं शॉप पे जाकर बैठ गया और वहां पर जाकर मैं कस्टमर्स के सामने ऐसा बिहेव करूं कि आई एम अ पार्टनर, तो मेरे बिहेव से, मेरे एक्ट से, ठीक है, ऐसा लगे कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जो अपने नाम को दे रहा है, जो अपने आप को यूज करने के लिए दे रहा है फर्म को, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट। नहीं बेटे, ऑस्टेंसिबल पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं मिलता। कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, नहीं, ये बात भी गलत है, वो कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस lend their name to the business। बिल्कुल सही बात है कि वो अपना नाम देता है फर्म को, बिना कुछ भी दिए, बिना कुछ भी लिए। ठीक, और अगला है कंट्रीब्यूट मैक्सिमम कैपिटल। ये तो कुछ मतलब ही नहीं बनता कि जो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है वो सबसे ज्यादा कैपिटल लगाएगा। तो बेटे ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो होता है जो फर्म को केवल अपना नाम यूज करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? स्लीपिंग पार्टनर कौन है? बेटे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वो नहीं है कि वो जो है सो रहा है, नहीं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है वो पैसा लगाता है, प्रॉफिट लॉस में कंट्रीब्यूशन भी उसका होता है, लेकिन वो एक्टिवली बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। करते हैं जरा, टेक एक्टिव पार्ट, नहीं बेटे, अगर वो एक्टिव पार्ट ले रहा होता तो फिर हम उसको स्लीपिंग पार्टनर ही क्यों कहते। अगला देखिए, डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो। यही पॉइंट ठीक है। अगला देखें, फिर अगला है टेकिंग एक्टिव पार्ट,
बिल्कुल गलत। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, नहीं बेटे ऐसा नहीं है, ये कैपिटल लगाता है। स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, सपोज करो, सपोज ही करो बेटे, है नहीं मेरे पास ज्यादा, सपोज करो कि मेरे पास बहुत पैसे और मैंने किसी बिजनेस में केवल इन्वेस्ट कर दिए कि भाई एक काम करो, आप मेरे पैसे ले लो और बस मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो मुझे देते रहना, लेकिन मैं आऊंगा नहीं भाई आपके बिजनेस में, मैं अपने किसी दूसरे काम में जो है इन्वॉल्व रहूंगा, मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं, बस आपके यहाँ तो मैंने क्या करा, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिए। नेक्स्ट पे आते हैं, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेन करेक्टरिस्टिक्स में से एक है, तो बेटे इसका आंसर है, देखो, ऑनर मालिक, एजेंट, बेटे एजेंट कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका एजेंट बन जाऊं, दैट मीन्स मैं कहीं पर जाकर आपकी तरफ से आपको रिप्रेजेंट करूं, तो मैं बन जाता हूं एजेंट। क्लियर। अब सी इसका सही आंसर है कि जो पार्टनर होता है वो मालिक तो होता ही है क्योंकि वो पैसे लगाता है, और वो बेटे कहीं पर भी जाता है तो वो अपनी फर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि भाई मैं सो एंड सो फर्म से आया हूं। और दूसरी बात बेटे, एजेंट को एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्म है वो उसके एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मान लीजिए मैं अपनी फर्म के बिहाफ पर कहीं जाकर कोई डील करूं और उस डील में हो जाए नुकसान, तो मेरी फर्म ये नहीं कह सकती कि नहीं जी सुमित सर आप गए थे तो आप ही बियर करो नुकसान। बेटे मेरी फर्म उस नुकसान की भी भागीदार है, अगर फायदा होगा तो भी सबका, नुकसान होगा तो भी सबका। तो एजेंट का मतलब ये हुआ कि मैं अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एट्थ पे आते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। बेटे बच्चा भी बता देगा क्योंकि अकेले बंदे की अपने आप से पार्टनरशिप नहीं हो सकती, तो कम से कम 2 लोग हमें पार्टनरशिप बिजनेस में। क्लियर। नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में भी कितने हो सकते हैं, ये मैं आपको पूरी बात बताता हूं। पुरानी क्लासेस, पुरानी वीडियोस किसी की मत देखिएगा, पुरानी क्लासेस में इसके आंसर कुछ लोग बहुत गलत बताते हैं। बेटे मिनिमम टू मैक्सिमम 50, करेक्ट। और इस 50 के पीछे कहानी ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कितने पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट ने हमारी गवर्नमेंट को बोला कि आप डिसाइड करो मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, लेकिन ध्यान रखना 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने फिलहाल डिसाइड किया हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, 50, तो मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे। क्लियर। तो ये सिंपल सी बात है, और ये जो बात मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट का नाम लेकर बता दी, ये स्पेशल बात ध्यान रखिएगा, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी, ये बात लिखी है कंपनीज एक्ट में। ये बात कहां लिखी है, कंपनीज एक्ट में लिखी है। तो याद रखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम नंबर वाली जो बात है ये कंपनीज एक्ट से ऑप्ट की गई है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। बेटे आपने 11th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा इस बारे में, जो पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, will also be liable for firm's liability। ठीक है, अगर बाई चांस कभी हमारी फर्म जो है, फर्म के पास पैसे नहीं है, फर्म डूब गई है, बंद हो गई है, तो ऐसे में पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप। बेटे बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है। एग्रीमेंट बिल्कुल होना चाहिए, बिना एग्रीमेंट के बिजनेस नहीं होता, बार बार आपको बता रहा हूं। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिल्कुल है, बिजनेस भी होना चाहिए। आपने और मैंने मिलकर एक कार खरीद ली और हम कहें जी हमारी पार्टनरशिप हो गई, तो रॉन्ग।
आपने और मैंने मिलकर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोल ली, आप कहने लगे पार्टनरशिप है, रॉन्ग। ठीक, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स और द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल दी पार्टनर्स, ये भी ठीक है। तो बेटे ये वाला पॉइंट है, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स। बेटे बिजनेस में ये कोई एसेंशियल फीचर नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा, कई बार बिजनेस में लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट लॉस आपके हाथ की बात नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाते हुए, ठीक है, कुछ नहीं खास। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनकी कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं 80,000, 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी पर्सनल एसेट है वर्थ एज फॉलोज, एक्स की पर्सनल एसेट है 20, वाई की 15 और जेड की 10। द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, बेटे ध्यान से सुनिएगा, द एक्सटेंट ऑफ देयर लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी। तो बेटे अभी अभी मैंने क्या बताया कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए भी क्या हो जाते हैं, लायबल हो जाते हैं। तो जरा एक्स है, अगर एक्स के पास अपनी जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है वो 80,000 है और उसकी पर्सनल एसेट 20,000 है, यानी कि वो फर्म के लिए 1 लाख रुपीस तक लायबल हो सकता है। अगर मैं वाई की बात करूं, वाई है 60,000, वाई ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए 60 और उसके पास अपनी पर्सनल एसेट है 15, तो वो बिजनेस में लायबल है 75,000 के लिए। अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड ने लगाए थे 40,000 रुपीज और उसकी पर्सनल एसेट है 10,000 रुपीज की, तो वो लायबल हो गया 50,000 रुपीज तक के लिए। करेक्ट, तो द सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि हर एक पार्टनर को बिजनेस में बिजनेस को अटेंड करने का क्या है, ये राइट है। करेक्ट, ये उसका राइट है कि वो बिजनेस की जो अफेयर्स हैं उनको डिलीजेंटली अटेंड करे, उससे कोई इस बात से रोके नहीं। तो बस ये राइट है और कुछ नहीं है। आगे देखें, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड। बेटे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, लेकिन रिटन एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका आंसर, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। आगे चलते हैं, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आर्टिकल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये बेटे सिंपल लर्निंग वाला क्वेश्चन है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इज द अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर, आई होप यहां तक की क्लासेस आपको क्लियर होंगी। अगर आपको यहां तक की क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।